महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के साथ महायुति की सरकार बन चुकी है। दिल्ली से मुंबई तक सियासी उठापटक के बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। कौन कौन सी चुनौती है, जरा उसका रुख करते हैं। सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलना सबसे बड़ी चुनौती है देवेंद्र फडणवीस के लिए। मंत्रिमंडल का विस्तार, सहयोगियों के साथ विभागों का बंटवारा, बीएमसी चुनाव, पिछली सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, चुनावी वादे और वित्तीय चुनौतियां उनके सामने है। मराठा आरक्षण का मुद्दा जो लगातार तूल पकड़ता रहा, वो उनके सामने। किसानों की मांग पूरी करना भी उनके लिए जरूरी। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का पहला कार्यकाल अच्छा माना जाता है। 2014 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री चुनकर आए तो राज्य में प्रशासन चलाने का उन्हें कोई अनुभव था नहीं, लेकिन उन्होंने इस कार्यकाल में कई अहम फैसले किए जिससे उनकी पहचान बनी और बीजेपी ने पहली बार 132 का आंकड़ा छुआ। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार की ताजपोशी होने के बाद गृह मंत्रालय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दे दिए कि गृह मंत्रालय उनके पास ही रहने वाला है। गृह मंत्री को केंद्र से कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। क्या कुछ काम होता है गृह मंत्रालय का, ये आपको बता रहे हैं। सुरक्षा, नक्सलवाद जैसे विषय गंभीर हैं। गृह मंत्रालय को केंद्र से रेगुलर संपर्क में रहना पड़ता है। केंद्र में बीजेपी के नेता गृह मंत्री हैं। पार्टी के नेता होने के नाते मेरा संपर्क ज्यादा है, देवेंद्र फडणवीस का ये स्टेटमेंट है एक साक्षात्कार में, इसलिए हम गृह मंत्रालय चाहते हैं। बहरहाल अभी तीनों ही दलों में विभागों के बंटवारे को लेकर के चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 दिसंबर से पहले हो जाएगा। मंत्रिमंडल में इस बार बीजेपी के 21 और शिवसेना के 12 मंत्री बनने की उम्मीद है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी है कि फिलहाल 7 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है और 3 दिन के इस विशेष सत्र में सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव भी वहां हो जाएगा। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी समय हमारे साथ मुंबई से कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, बहुत सारी चुनौतियां हैं समय देवेंद्र फडणवीस के सामने, अब एक एक करके सब पे काम करना है बीजेपी को। क्या कुछ रणनीति अंदर खाने बनाई जा रही है? बिल्कुल शिखा जी, कल देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले उनका बड़ा वाक्य था कि वह बदले की राजनीति नहीं करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन विकास के आड़े अपने सहयोगी दलों को संभालना, सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बिठाना और विकास को लेकर तीनों दलों की सहमति लेना, वो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और बड़ा चुनौती भी रहेगा, क्योंकि अभी भी गृह मंत्रालय को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज चल रहा है। हालांकि उन्होंने दबे हाथ से भले ही कल शपथ ले ली है, लेकिन अभी भी उनके मन में इस बात का मलाल है कि डिप्टी सीएम होने के साथ ही उन्हें गृह विभाग नहीं दिया गया। हालांकि लगातार यह अटकलें लगाई जा रही है कि जब सीटों का, जो मंत्रालयों का या विभागों का बंटवारा होगा, तब एकनाथ शिंदे अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें ही जो है गृह विभाग मिले। हालांकि अब तक गृह विभाग बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन समझौते जरूर हुए हैं कि हम सब मिलकर पार्टी को चलाएंगे, हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे और जो सहयोगी दल होगा उससे उसकी जो है शंका दूर करने, उसकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन है, महाराष्ट्र में विकास को लेकर है, विपक्षी जो योजनाएं हैं, विपक्षी द्वारा जो तमाम बातें कही गई है उस पर अमल करना, इसके अलावा चुनाव के दरमियान जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा करना भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसमें सहयोगी दलों का कितना सहयोग होगा, इस पर भी लोगों की निगाहें रहेगी। जाहिर तौर पर आसान नहीं है, क्योंकि तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं और इसके साथ ही चुनौतियां भी बड़ी है, क्योंकि जनता ने जिस तरह से जमकर उनका साथ और प्रस्ताव दिया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें अभी बढ़ने वाली है और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। यही वजह है कि वह बार बार कह रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हम तीनों सहयोगी दल मिलकर काम करेंगे, किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे का उन्होंने धन्यवाद दिया, एकनाथ शिंदे जी ने भी उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि आगे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि साथ में चले, जो भी दिक्कतें रहेगी मिलकर हम समझौता करेंगे। 5 सालों का अनुभव एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस का बताया, तो उनके अनुभव के अनुसार हमने 2.5 साल की सरकार चलाई। अब जब उन्हें मौका मिला है तो हम भी उनके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन बात वही कि एकनाथ शिंदे के दिल में जो मलाल है मंत्रालय को लेकर, वह अब तक नहीं दिया गया है और यही वजह है कि
आने वाले समय में जब विभागों के बंटवारे को लेकर बैठक होगी महायुति की, तब उसमें बातें खुलेगी कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के मन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ वह मांग करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो वहां का एक और चुनाव है जिस पे सबकी नजर टिकी हुई है, वो है बीएमसी का चुनाव। क्योंकि अब तक तो साथ होकर के चले ये जो सहयोगी दल थे, लेकिन बीएमसी का चुनाव उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव। क्योंकि हार जीत के फैसले के साथ साथ पार्टी निर्धारण जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तय हो जाएगा, और विपक्षी पार्टी जो है वो भी सत्यप्रकाश इसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना यूबीटी का करीब 30 साल से कब्जा है। उस कब्जे को कतई बीएमसी जो है शिवसेना हटाना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों के बराबर मुंबई महानगर पालिका का अकेले का बजट होता है। आर्थिक राजधानी है मुंबई और आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा बजट जो है मुंबई महानगर पालिका को दिया जाता है। अब ऐसे में सभी दलों की यह निगाहें होगी कि इस बार जो है बदला हो जाए, इस बार जो है पलटवार हो जाए, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बनाई। और इसी के साथ ही तीनों दलों की यह जिम्मेदारियां भी है कि ज्यादा से ज्यादा मिलकर, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में मराठी वोट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब ऐसे में लाडकी बहना योजना को किस तरह से आगे लेकर जाना है। हालांकि कल ही उन्होंने कह दिया कि मार्च 2025 में लाडकी बहना की जो योजनाओं के दौरान जो पैसे बढ़ाया गया है उसे जो है बढ़ाया जाएगा। मतलब अभी 3-4 जो महीने हैं वो उसमें जो है लाडकी बहना की योजनाओं में पैसे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि योजना को चालू करने की बात जरूर कही गई है। तो ऐसे कई मुश्किलें जो है देवेंद्र फडणवीस के सामने आने वाली है, जिसका सामना महायुति को भी करना होगा और देवेंद्र फडणवीस को भी करना होगा। क्योंकि चुनाव के दरमियान जो वादे किए गए हैं, इसके अलावा विपक्षी दल जो हमलावर है, जो विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो है चुनाव प्रचार किया गया, उसके बाद जो है मतगणना के दौरान जो है धांधली की गई, ये तमाम आरोप जो है कहीं न कहीं विपक्षी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जाहिर है, और ये होगा भी तभी तो रणनीति बन पाएगी बीएमसी को लेकर के भी। सत्यप्रकाश बने रहेगा। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय न्यूज रूम में मौजूद है और वहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, महाराष्ट्र का रण पूरी तरीके से सज चुका है, लेकिन चुनौतियां अभी देवेंद्र फडणवीस के पास बहुत सारी है, और सबसे बड़ी चुनौती उनके पास है कि अभी जो सहयोगी दल हैं जो उनके साथ कनेक्टेड हैं उनको किसी भी तरीके से अपने साथ रखा जाए। और जिस तरीके से हमने देखा कि शिंदे ने वक्त लिया, उन्होंने डिप्टी सीएम पद को संभालने के लिए वक्त लिया, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि शाम तक बताएंगे। इसका मतलब है कि उनके जहन में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वो इतने आश्वस्त तो अपने पद को लेकर नहीं थे। इसका मतलब है कि किसी न किसी चीज की बड़ी मांग जो है उनकी तरफ से रखी गई है, और अगर वो गृह मंत्रालय है तो फिर इसको लेकर के क्या कुछ चर्चा हो रही है अभी? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए 2 हीरो में कैसे कंपैरिजन होता है। महायुति की सरकार पहले थी, महायुति की सरकार अब है। पहले दूसरा हीरो आगे था लीड रोल में, अब दूसरा हीरो है। और जो जनता है, जो ऑडियंस है, जो महाराष्ट्र की जनता है, जिन्होंने वोट देकर महायुति को वापस से सत्ता में लाए हैं, वो एक चीज़ कंपेयर करेंगे, शिंदे बेहतर मुख्यमंत्री हैं या देवेंद्र फडणवीस। तो सबसे बड़ी चुनौती देवेंद्र फडणवीस को है अपने ही घर में बेहतर निकल कर आना, क्योंकि शिंदे एक तो मराठा चेहरा थे, दूसरा शिंदे की एक अपनी आदत थी। मैं महाराष्ट्र, जब मैं मुंबई गई चुनाव के दौरान भी, कल भी मैं मुंबई थी, तो वहाँ पर पुलिस वालों से लेकर पत्रकारों से लेकर एक बात बार बार कही जा रही थी। हम चुनौतियों की बात करते हैं, मैं आगे भी आऊँगी। बार बार ये बात कही जा रही थी कि शिंदे से अगर मुलाकात करनी है, यानी कि शिंदे जब मुख्यमंत्री थे उनसे मुलाकात करनी तो आसान थी। ये पुलिस वालों की ज़बानी मैं आपको बता रही हूँ। उनसे कुछ भी मिलना हो, किसी भी तरह की बात हो, वो आसान था। और मुंबई डूबने से लेकर, आपने मुंबई के डूबने की स्थिति, उसका प्रशासन का जो काम किया, मोटर लगवाई, पानी में डूबने नहीं दिया, पानी से मोटर से पानी खिंचवा लिया, किसी से भी मिलना हो, शिंदे के काम करने का तरीका बहुत अलग था। और ये तब तारीफ हो रही थी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पत्रकारों का भी यही मानना था। अब देवेंद्र फडणवीस हैं जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2.5 साल के लिए डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके लिए अलग तरीके की बातें थी। तो सबसे पहली चुनौती कि चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो और चाहे जनता हो, उन सबके सामने उनको उस भूमिका में आना है कि वो एक बेहतर प्रशासक हैं, बेहतर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि शिंदे को कंपेयर या देवेंद्र फडणवीस को एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा। पहली चुनौती, और ये खूबसूरती से होगा क्योंकि विपक्ष तो है नहीं, एक ही पार्टी के व्यक्ति हैं, तो बहुत ग्रेसफुली ये करना होगा। दूसरी बड़ी बात है, आपने जनता के सामने
किसानों के सामने, महिलाओं के सामने ये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और जो जितनी भी फाइनेंशियल स्कीम्स की बातें करी हैं वो कैसे पूरा होगा, उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे। सबसे पहले कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको कैसे ठीक करेंगे, किसानों की इतनी बड़ी मांगे हैं कैसे करेंगे, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे आपके द्वारा उसको धरातल पे शुरू कैसे करेंगे। फिर आपके सामने चुनौती आती है बीएमसी का चुनाव। ये मराठा जैसा है 168 सांसद विधायक हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बीएमसी उसी शिवसेना के वर्चस्व के साथ जी कैसे आपको जीतना है। तो बीएमसी का जो चुनाव होगा ये सबसे पहला लिटमस टेस्ट होगा कि ये आप देवेंद्र फडणवीस कैसे पार करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा देखने योग्य होगा, क्योंकि शिंदे जो ये अभी भी सत्ता में है, जो आप जिक्र कर रही हैं, उनका भी उनको लग रहा है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, राज्य में है, लेकिन लोकल स्तर पे अभी नहीं है। और लोकल स्तर पे मैं अपना वर्चस्व बनाऊंगा, उससे दो चीजें होंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी अलायंस के लिए इंपॉर्टेंट रहूंगा, और दूसरा जो उद्धव ठाकरे उनको पूरी तरीके से हटाकर शिवसेना को पूरी तरीके से अपना वर्चस्व रहेगा। तो अभी ये सब कुछ जो है इन मेकिंग है, इन प्रोसेस है जी। सबसे अब बात आती है कि मंत्रिमंडल की। तो भले ही मंत्रिमंडल लिखकर दिल्ली से पहुंचेंगे महाराष्ट्र और होगा जी, सब कुछ दिल्ली से तय होगा, लेकिन अब शिंदे वापस शपथ तो ले चुके हैं। और जब मैंने शिंदे के करीब के लोगों से बात की, जो थिंक टैंक है, उन्होंने कहा कि हम मांग भले ही होम मंत्रालय रहे हो, गृह मंत्रालय, लेकिन हमारी नजर रेवेन्यू पर है और यूडीएच पर है। यूडीएच उनको दिया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, रेवेन्यू उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो आप बड़ी चीज मांगते हैं, जिससे आपको कम से कम रेवेन्यू पर तो बात बैठ जाए। तो अभी ये देखना होगा, क्योंकि इस बार अजीत पवार को भी फाइनेंस मिलता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में फाइनेंस, रेवेन्यू, फाइनेंस, होम, इरिगेशन, ये तमाम बड़े मंत्रालय जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। तो ऐसे में अब ये सब डील होगा और इससे कोई नाराज ना हो। और भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कई बार उनको छोटा भाई भी बनना पड़ेगा शिंदे के साथ, कई बार बड़ा भाई भी बनना पड़ेगा। जाहिर है तो उनको वो अलायंस ये कहीं ना कहीं राजनीति में कद के साथ साथ जरूरत पर भी डिपेंड करता है।